वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र के पेपर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए यानी कि बीए छठवें सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बीए के छठवें सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होते हैं। तो पेपर नंबर 1 जो है उसका मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी दे रखा है। पेपर नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है? पेपर नंबर 1 में आपको पढ़ना था भैया क्या? फटाफट से आप बताएँगे। पेपर नंबर 1 में आपको पढ़ना था जो भारत के जो भारतीय समाजशास्त्र है उसके जो पथ प्रदर्शक है यानी कि पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ये आपको पढ़ना था पेपर नंबर 1 में। पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है पेपर नंबर 2 में भैया? पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ना जेंडर एंड सोसाइटी यानी कि लिंग और सोसाइटी के बारे में, लिंग और समाज के बारे में आपको पढ़ना है बीए के छठवें सेमेस्टर में, ठीक है। टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। पेपर 1 का मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न आ चुका है, देखिए प्रश्न है लिंग की अवधारणा जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से परिभाषित मतभेदों को संदर्भित करती है। लैंगिक समाजीकरण या लिंग भेद या लिंग ध्रुवीकरण या फिर उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बताइएगा। प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न आपका है भैया कि अपने प्रश्न है कि लिंग की अवधारणा जो पुरुषों और महिलाओं के बीच क्या करती है? सामाजिक रूप से परिभाषित मतभेदों को संदर्भित करती है। जो मतभेद होते हैं वो संदर्भित करती है स्त्री और पुरुषों के बीच को, लिंग भेद, ठीक है, सेक्स डिफरेंस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है संरचनात्मक सिद्धांतों के संरचनात्मक दृष्टिकोण हैं, यानी स्ट्रक्चरल जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके स्ट्रक्चरल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है इनमें से? आम सहमति सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत या सामाजिकता का सिद्धांत। तो आम सहमति सिद्धांत और संघर्ष का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत संरचनात्मक सिद्धांतों के संरचनात्मक दृष्टिकोण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न बन सकता है लिंग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? लिंग के संदर्भ में के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखें, यह एक संख्यात्मक संप्रत्यय है, नहीं। यह एक जैविक रूप से निर्धारित है। ये व्यक्ति के लिंग के समान है, नहीं। यह एक सामाजिक संरचना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक सामाजिक संरचना है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लैंगिक संवेदनशीलता डैश के विपरीत है। लैंगिक संवेदनशीलता किसके विपरीत है? लैंगिक संवेदनशीलता लैंगिक समानता के विपरीत है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है एक लिंग दूसरे के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह को क्या कहा जाता है? लैंगिक भूमिका, लैंगिक जागरूकता, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक समानता। तो उसको बोलते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह जानते हैं क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा बना लेते हैं कि ये फलाने व्यक्ति इस कैटेगरी का होगा, इस तरीके का होगा, ये इसकी विशेषता ये होगी। जब आप पहले किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी भी के बारे में, यानी कोई भी हो उसके बारे में जब आप पहले से कोई धारणा बना करके रखते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये व्यक्ति ऐसा है, तो वही पूर्वाग्रह होती है। तो जब एक लिंग, लिंग का मतलब होता है पुरुष और महिला, ठीक है। तो जब कोई पुरुष मान लेते हैं कोई महिला के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह को एक प्रकार से उसके बारे में पहले सोचता है कि ये ऐसा होगा पर्सन, तो वही लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पुरुषों और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुरुषों और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को लैंगिक निष्पक्षता कहते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है एक लड़की का जन्म तब होता है जब गुणसूत्र के जोड़े बनते, कौन से? जब एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं तब लड़की पैदा होती है, और जब एक्स वाई होता है तो लड़का पैदा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है एक मानव शरीर में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं?
एक मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिंग विविधता का क्या अर्थ है? लिंग विविधता का अर्थ होता है पुरुषों और महिलाओं का साम्य अनुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है, याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, जिसको AIWC के नाम से जानते हैं, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, जो कि 1927 में शुरू किया गया था, इसमें इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, कौन सी बातें सही हैं, किसके लिए किया गया था? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो 1927 में शुरू किया गया था, ये महिलाओं को शिक्षा, जो महिलाओं की जो शिक्षा है उसको बढ़ाने या उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन यानी AIWC जो 1927 में शुरू हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना हुई है पुणे में। ठीक है, आगे देखिएगा, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब शुरू हुआ? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब शुरू हुआ? 1927 में। ऊपर के प्रश्न में आप लोगों ने देखा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये इनमें चारों ऑप्शन में जो आपका गढ़वाल हिमालय है, यहीं से शुरू हुआ था 1973 ईस्वी में, या 1970 के दशक में, 1970, 71, 72, 73 के आसपास ही आप देखेंगे। मुख्य रूप से 1973 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं सुंदरलाल बहुगुणा, उन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुआ। वैसे चंडी प्रसाद भट्ट भी इसमें शामिल है। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक प्रकार से चिपको आंदोलन प्रारंभ होता है। चिपको आंदोलन बेसिकली ये था कि पेड़ों को काटने से रोकना, यानी कि ये एक प्रकार से पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने के लिए, पारिस्थितिकी को बचाने के लिए वन संरक्षण आंदोलन एक प्रकार से ये था। ठीक है, और उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है चमेली नाम का जिला। उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है, कौन सा? चमेली जिला। उसी में एक गांव पड़ता है रेणी गांव। रेणी गांव की घटना है। ठीक है, रेणी गांव में ही क्या हुआ था, 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने मिलकर के, जब पेड़ों को लोग काटने जाते थे, यानी पेड़ जब कोई काटने जाएगा या वन को काटने के लिए, तो पेड़ों में जाते थे, चिपक जाते थे। ठीक है, और जब कहते थे कि पहले मुझे काटो, उसके बाद में इस पेड़ को काटने के आप अधिकारी होंगे, या इस पेड़ को काटना, तो इस तरीके का आंदोलन था ये। तो इसीलिए पेड़ों में जब चिपक जाते थे, इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चिपको आंदोलन आंदोलन था, कैसा आंदोलन था ये? वन संरक्षण आंदोलन था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, या कथन किसका है? पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह कथन सुंदरलाल बहुगुणा का स्लोगन था, नारा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, स्लोगन था ये। ठीक है, किसका स्लोगन था? सुंदरलाल बहुगुणा का, लिख लीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला संस्था की जो अध्यक्ष थी पहली, वो थी श्रीमती एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट की अगर बात की जाए तो ये भारतीय महिला संस्था की प्रथम अध्यक्ष थी। इसके अलावा अगर बताऊं तो आपसे पूछेगा प्रश्न कि भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय महिला संघ की स्थापना 1917 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? तो 1917 8 मई की डेट है। 8 मई 1917 को अडियार जिले में हुई थी। अडियार पड़ता है आपका मद्रास में। ठीक है, मद्रास मतलब चेन्नई। ठीक है, पहले मद्रास हुआ करता था, तो मद्रास में इसकी एक प्रकार से भारतीय महिला संस्था की मतलब स्थापना होती है। स्थापना वैसे तो की गई थी मार्गरेट कजिन्स और जीना राज दास के द्वारा। हालांकि एनी बेसेंट ने भी उसमें सहयोगी भूमिका निभाई थी, और एनी बेसेंट पहली अध्यक्ष बनाई गई, मतलब पहली अध्यक्ष इसकी बनाई गई थी। ठीक है, तो 1917 इसका लगा देंगे। अगला प्रश्न, भारतीय महिला संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय महिला संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये मद्रास यानी चेन्नई में हुई थी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अडियार जिले में। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला संघ की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और जीना राज दास, तीनों ने मिलकर के की थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। पहली अध्यक्ष कौन बनी थी भारतीय महिला संघ की? तो बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहे कि भारतीय महिला संघ की स्थापना किसने की थी, तो मार्गरेट कजिन्स, जीना राजदास और एनी बेसेंट, इन तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका इनमें से कौन सी थी? भारतीय महिला संघ के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी स्थापना के 1 साल बाद से। 1918 ईस्वी से पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, 1936 तक प्रकाशन होता रहा,
और ये पत्रिका थी स्त्री धर्म जो है शीर्षक से प्रकाशित होती थी। स्त्री धर्म नाम की पत्रिका थी जो कि महिला मतलब भारतीय महिला संघ के द्वारा प्रकाशित होती थी। 1918 से 1936 तक प्रकाशित होती रही पत्रिका ये। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 1917 में ही ये अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, आईएनसी की। 1917 में हुआ था एक कलकत्ता अधिवेशन, उसी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनाई गई थी एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, भारत की कोकिला, भारत की स्वर कोकिला या भारत की कोकिला के नाम से कौन विख्यात हैं? तो भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ध्यान रखिएगा। नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं? नाइट एंगल ऑफ इंडिया। किसको? सरोजिनी नायडू को। ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछा था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो आप बताएंगे मैडम ब्लावात्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में करी थी। ओके, ध्यान रखिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फूले ने करी थी 1873 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, गुलामगिरी भी पुस्तक ज्योतिबा राव फूले की ही है। ओके। शारदा एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1931 में। पारित कब हुआ था? 1929 में। ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है प्रश्न। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, तो आप लोग जो है जो चीज़ें मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, आप लोग एक कॉपी पेन लेकर के बैठे और उसको नोट डाउन करते हुए चले। नोट्स भी बना ले अगर चाहें तो। अगर नहीं नोट्स बनाने का कोई झंझट है तो आप सभी लोग क्या करें, सीधे सीधे आप 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे, नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में आपके फीड हो जाएंगी सारी बातें। ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें जो है कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि जब आप एक ही प्रश्न को 4 बार 3 बार देख लेंगे आपके दिमाग में वैसे फिट हो जाएगा, आप जाकर के वही टिक कर दोगे। अगला प्रश्न है, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विवाह को वैध कब माना गया? हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम के द्वारा विवाह को वैध माना गया 1856 से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 जुलाई 1856, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 1899 ईस्वी में पूना में किसके द्वारा विधवा आश्रम की स्थापना की गई थी? फटाफट से आप बताएंगे। 1899 में पूना में किसके द्वारा विधवा आश्रम की स्थापना की गई? तो किसके द्वारा करी गई थी भैया? ये करी गई थी महर्षि थोडो केशव कर्बे के द्वारा। महर्षि थोडो कर्बे का शॉर्ट फॉर्म में कर्बे कर्बे लोग कहते हैं, इनका पूरा नाम है महर्षि थोडो केशव कर्बे। इनके द्वारा 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना करी गई थी। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, नोटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? नोटिव मैरिज एक्ट जो पारित किया गया था ये 18 जुलाई 1872 को पारित किया गया था। नोटिव मैरिज एक्ट पारित करने का एक प्रकार से जो उद्देश्य था ये था कि बाल विवाह पर रोक लगाई जाए, क्योंकि बाल विवाह जो है उसी को रोकने के लिए नोटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। ठीक है। और ये एक प्रकार से 4 साल मतलब 14 साल से जो कम उम्र की महिलाएं हैं या फिर स्त्रियां लड़कियां हैं उनकी शादी वर्जित थी, यानी कि 14 साल से कम उम्र के अगर शादी करते हैं आप अपनी लड़की की, तो एक प्रकार से आप इस कानून के खिलाफ काम करते हैं। यानी कानून में कहा गया कि 14 साल से बड़ी लड़कियों की ही शादी हो सकती है, उससे नीचे शादी नहीं कर सकते। ठीक है। आगे देखेंगे, किस विचारधारा का मानना है कि महिलाओं के उत्पीड़न का मूल कारण शारीरिक प्रक्रिया विज्ञान और इतर लिंगी आकर्षण है, और यह एक पति और पत्नी से निर्मित एक परिवार के मूल में निहित है। ये कट्टरपंथी नारीवादी विचारकों का मानना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस विचारधारा के अनुसार लैंगिक निर्माण पुरुष वर्चस्व की एक विस्तृत प्रणाली को दर्शाता है और इसे समाप्त होना चाहिए? ये कट्टरपंथी नारीवादी विचारकों का मानना है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, उभयलिंगी महिलाओं को बढ़ावा देने वाले प्रथम व्यक्तियों में से एक थी। उभयलिंगी महिलाओं को बढ़ावा देने वाले प्रथम व्यक्तियों में से एक कौन थी? उनका नाम था जोरीन फ्रीमैन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न परीक्षा में आपके बन सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, यह किसका मानना था कि पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों में उनकी अपनी खूबियां और अपनी कमियां होती हैं? ये कथन जो है
ये मेरी डेली का कथन है। किसका है? मेरी डेली, एक विद्वान है, एक प्रकार से उन्हीं का एक प्रकार से ये कथन है मेरी डेली महोदया का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। उन्होंने कहा, मेरी डेली महोदया ने, कि पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों में अपनी उनकी खूबियां और कमियां होती हैं, मतलब खामियां होती हैं। ठीक है, मेरी डेली का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यह किसका मानना था कि यदि महिलाओं को मुक्त कराना है तो पुरुष नियंत्रण को समाप्त करना होगा। यदि महिलाओं को मुक्त करवाना है तो पुरुष के नियंत्रण से को समाप्त करना होगा। ये बात केट मिलेट की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सॉरी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है द डायलैक्टिक ऑफ सेक्स। द डायलैक्टिक ऑफ सेक्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है फायर स्टोन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है ऑफ वुमेन बॉर्न, ये किसकी रचना है? ऑफ वुमेन बॉर्न, इस पुस्तक को लिखा है एड्रियन एड्रियन रिच ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया पुस्तक है, प्रश्न परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है और पुस्तक भी बड़ी जबरदस्त है। अगला प्रश्न, यह विचारधारा, यह किस विचारधारा का मानना है कि पूंजीवाद महिलाओं को ही उत्पीड़न का कारण है? जब भी पूंजीवाद के विरोध की बात होगी तो आप जान जाइएगा कि वो मार्क्सवादी नारीवाद की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, मार्क्सवाद की बात वहां पर जरूर होगी, क्योंकि मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरोध में ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मार्क्सवादी नारीवाद का मानना है कि पूंजीवाद महिलाओं के उत्पीड़न का कारण है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। न्यूनतम लिंगानुपात, लिंग अनुपात मतलब क्या होता है? लिंग अनुपात का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी राज्य में महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात। जैसे मान लेते हैं लिंगानुपात, जैसे हरियाणा का लिंगानुपात इनमें से सबसे कम है। ठीक है, इन चारों राज्यों में से हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, यानी कि हरियाणा में 1000 पुरुष पर 877 महिलाएं जो हैं, यानी 877 महिलाओं की संख्या 877 है, पुरुषों की संख्या 1000 है। कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है, तो यही लिंगानुपात होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा इनमें से? देखिए, सर्वाधिक जिला जो लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा है, लिंगानुपात मतलब जिनमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो, माहे जिला है। पुदुचेरी का एक जिला है माहे। माहे जिले में 1176 स्त्रियां हैं। एक पुरुष, मतलब कि 1000 पुरुषों पर 1176 स्त्रियां, यानी कि लगभग 176 स्त्रियां ज़्यादा हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और उत्तर प्रदेश की अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में है? तो वो है जबलपुर। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, जननांकिकी शब्द का किस सन में पहली बार प्रयोग हुआ? जननांकिकी शब्द का प्रयोग किस सन में सबसे पहली बार हुआ? तो 1855 में सबसे पहली बार जननांकिकी यानी कि डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग हुआ। फ्रांसीसी विद्वान है आसिले गिलाई, उन्होंने ही सबसे पहले जननांकिकी शब्द का प्रतिपादन किया। और ग्रीक शब्द से मिलकर के, एक तो ग्रीक शब्द है आपका डेमोस और दूसरा है ग्राफो। डेमोस और ग्राफो से मिलकर के डेमोग्राफिया शब्द का निर्माण हुआ, डेमोग्राफी का, जिसका हिंदी मतलब जननांकिकी होता है। अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है? भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात संपूर्ण जनसंख्या की अगर बात की जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग जो है 940 या 943 महिलाएं जो हैं भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी लगभग और लगभग मान के चलिए आप कि 67 पुरुष जो हैं, या लगभग 70 लोग ऐसे हैं कि एक प्रकार, मतलब 60 लोग एक प्रकार से 60, मतलब कि लगभग 60 लोग ऐसे हैं जो कि या तो एक प्रकार से, मतलब 60 पुरुष ज़्यादा हैं। ठीक है, 60 महिलाएं कम होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 940 या 43, 57 या 60। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीप है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीप का अनुपात, मतलब वहाँ पर कितना है? 618 सबसे कम लिंगानुपात जो है दमन और दीप का है। उसमें 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं ही हैं दमन और दीप में। ठीक है, यानी पुरुष ज़्यादा महिलाएं कम हैं। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो देखिए, इनमें अगर आपका ऑप्शन में हरियाणा होता तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा था, लेकिन हरियाणा नहीं है। तो सबसे कम लिंगानुपात इनमें से, बाकी इनमें तीनों में से जम्मू कश्मीर का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य,
भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरला है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। केरल का लिंगानुपात कितना है? केरल राज्य का लिंगानुपात 1084, यानी कि केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, यानी 84 महिलाएं ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है, फटाफट से आप बताएंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो माहे है पुदुचेरी का, 1176 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। लेकिन सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो मतलब कि वो हरियाणा में जिला पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मियो के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना की बात को की जा रही है, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी 1881 में। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत की सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1951 में। ठीक है, आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो आपका यूपी है, अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया? बताएं। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम जो चालू किया है वो 1952 से चालू किया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और अच्छा, सती प्रथा पर कब रोक लगा दी गई थी? 1829 में। ठीक है, विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ था? ईश्वरचंद विद्यासागर की। ठीक है, विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब से मिल गया? 1856 से। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1950 में। ओके, आगे देखिएगा, भारत में संविधान का या भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A क्या अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A कहता है, शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करता है कि प्रत्येक जो है बच्चे का यह कर्तव्य है, 6 से लेकर के 14 साल का यह कर्तव्य है या फिर वो उसका अधिकार है कि वो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करे। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार हैं। संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब शामिल है। जिसमें आपको समानता के अधिकार की बात की तो 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार की बात करी गई है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात करें तो 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करी गई है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करी गई है। इसके बाद में 25 से लेकर के 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करी गई है। और इसके बाद में आपका अनुच्छेद जो है आपका 25 से 28 हो गया। अब आपका जो 30 आपका पड़ता है, 29 और 30 ये आपका जो पड़ता है ये सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बताते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है आपका वो जो है मतलब 5 प्रकार की रिट जारी करता है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। ये सब ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा, संपत्ति का अधिकार अब तो खत्म कर दिया गया है, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 31 में बताया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, तो इसमें संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों में ये तीनों शामिल है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? समानता के अधिकार में देखिए 5 अनुच्छेद हैं। देखिए, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18, अब आप जोड़ो 14 1, 15 2, ठीक है, 14 15 16 17 और 18, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 अनुच्छेदों में समानता के अधिकारों की बात करी गई है। अगला प्रश्न है, महिला अधिकारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। महिला अधिकारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है 2020। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी जो है आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार क्या बातें कही गई?
कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में भारी गिरावट देखने को मिला है। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्ष 2011 से 19 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य स्थलों पर महिलाओं की भागीदारी 35.8% से घट करके कितनी हो गई है? लगभग 26.4% हो गई है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगभग कितनी है? कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगभग 60% के आसपास है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विनिर्माण क्षेत्र में महिला श्रमिकों की भागीदारी लगभग कितनी है? विनिर्माण क्षेत्रों में महिला श्रमिकों की जो भागीदारी है 14% के आसपास है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मीटू अभियान कब चलाया गया? मीटू अभियान यौन हिंसा के खिलाफ चलाया गया था 1918 मतलब 1917-18 के आसपास। ऑप्शन नंबर 18 दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये बढ़िया प्रश्न है। रेल यात्रा के दौरान महिला सुरक्षा के प्रयासों को मजबूत करने और महिलाओं में सुरक्षा की भावना को जगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? तो मेरी सहेली अभियान चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार अभिरक्षा आदेश से अभिप्रेत है। धारा 22 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश, या धारा 23 के अनुसार मंजूर किया गया आदेश, या फिर धारा 21 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल अनुसूचियां, इनमें कोई अनुसूचियां नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अधिनियम के अनुसार निवास स्थान से मतलब स्थान आदेश से अभिप्रेत बताएं। प्रश्न है कि अधिनियम के अनुसार निवास स्थान आदेश से अभिप्रेत धारा 19 में दिया गया आदेश जो है वही अभिप्रेत है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार व्यक्ति व्यक्ति से अभिप्रेत है। व्यक्ति व्यक्ति से अभिप्रेत है उस स्त्री से जो पारिवारिक रिश्तेदारी में है, रिश्तेदारी में रही है, या जो घरेलू हिंसा के किसी कार्य के अधीन नहीं है, ऐसा उनका अभिकथन है। ये तीनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर तो सभी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन समकक्ष न्यायालय से अभिप्रेत है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन समकक्ष न्यायालय से अभिप्रेत इनमें से जो बातें हैं वो आपकी है, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट का न्यायालय। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। घरेलू नातेदारी के अंतर्गत जो साझा गृहस्थी में रहते हैं और जो पूर्व में भी साथ रहे हों वो दोनों शामिल होते हैं, यानी दोनों कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है। घरेलू हिंसा के दायरे में स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट, आर्थिक नीति, ये तीनों शामिल हो सकते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। आगे देखिएगा, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में जो आया था उसमें कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो लगभग 5 अध्याय इसमें और 37 धाराएं जो हैं वर्तमान में हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिए, प्रश्न आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न आ चुका, अनैतिक व्यापार निषेध कानून कब पारित हुआ? बताएं। अच्छा, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, प्रश्न बताएं, अनैतिक व्यापार निषेध कानून कब पारित हुआ? अनैतिक व्यापार जो होता था उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था 1956 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है, दहेज निषेध कानून कब पारित हुआ? दहेज निषेध कानून कब पारित हुआ? 1961 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दहेज को रोकने के लिए ये कानून पारित किया गया था। दहेज निषेध कानून 1961 में संशोधन कब किया गया था? संशोधन किया गया था 1986 में। ठीक है, वैसे 1985 में ही संशोधन किया गया था, लेकिन 1986 बेसिकली मुख्य रूप से किया गया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, महिला अमर्यादित चित्रण निषेध कानून कब पारित हुआ? महिला अमर्यादित चित्रण निषेध कानून जो पारित हुआ है 1986 में पारित हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। सती निषेध कानून कब पारित हुआ? सती प्रथा बंद जो किया गया वो कब बंद किया गया था? राजस्थान सरकार के द्वारा इसको बंद किया गया है 1987 में।
ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सती निषेध कानून जो है 1987 में जो है राजस्थान सरकार के द्वारा इसको किया गया। ये सब बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब पारित हुआ? तो 2005 में पारित हुआ। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कार्यस्थल में महिला दुराचार निषेध कानून कब पारित हुआ? कार्यस्थल में महिला दुराचार निषेध कानून पारित हुआ 2013 में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मातृत्व लाभ कानून कब पारित हुआ? मातृत्व लाभ कानून जो पारित हुआ है 1961 में पारित हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है पीसीपी एनडीटी। पीसीपीएनडीटी ये एक प्रकार से एक एक्ट है, 1994 में ये लागू हुआ है 20 सितंबर को। आपको बता दूं मतलब ये पारित हुआ है 1994 में। और ये किससे संबंधित है? तो ये कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, क्योंकि पहले पता चल जाता है कि भाई अगर पेट में लड़की है तो लोग पहले लड़की होना पसंद नहीं करते थे। अब तो मान लेते हैं सोशल मीडिया का ज़माना, लोग जागरूक होने लगे हैं, लड़की लड़का सबको एक समान मानने लगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले एक प्रकार से लड़की को लोग पसंद नहीं करते थे, लड़की होती थी तुरंत जो है भ्रूण हत्या हो जाती थी। तो इसीलिए जो है इसको रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी एक प्रकार से एक्ट पारित किया गया। हालांकि कुछ लोग जब तकनीकी का विकास हो तभी ये संभव हो पाता था कि भाई अंदर कन्या है कि एक प्रकार से वर है, मतलब कि पुरुष है कि महिला है, लड़का है कि लड़की है, ये अब तो पता चल रहा जब से टेक्नोलॉजी हुई है। तो इसी समय लोग जब लड़की होती है उसको मरवा देते थे अंदर, लड़के जो होते हैं फिर उनको एक प्रकार से नहीं मरवाते थे। तो ये इसको रोका गया, ये गलत है। अगला प्रश्न है, गर्भपात कानून कब पारित हुआ? मतलब इसको रोका गया, मतलब कि जो ये था पीसीपीएनडीटी जो है ये कन्या भ्रूण हत्या को रोकने से रिलेटेड कानून है, जो कि 20 सितंबर 1994 को लागू मतलब पारित किया गया। गर्भपात कानून कब पारित किया गया? गर्भपात कानून 1971 में पारित किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग कानून कब पारित हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग कानून जो पारित हुआ है 1990 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, लागू हुआ था जनवरी 1952 में। ठीक है, मतलब 92 में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, यह किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण के लिए या से राज्य के द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, ये बात अनुच्छेद 14 में कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी में नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 जो है वो एक प्रकार से अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत को खत्म करता है। अनुच्छेद 18 जो है ये एक प्रकार से उपाधियों के अंत करता है। कोई उपाधि जो राजा महाराजा धीराज की उपाधि पहले लोग धारण करते थे अब वो नहीं धारण कर पाएंगे, उसको खत्म करता है। अगला प्रश्न, समानता का तात्पर्य क्या है? समानता का क्या तात्पर्य है? समानता का तात्पर्य है स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं है, ये समानता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका समाप्त हुआ लगभग 100 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बताए, इंपॉर्टेंट थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, ऐसे ही और प्रश्नों को जानने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आपको मॉडल पेपर और मिलते रहेंगे। लिखित मॉडल पेपर तैयार हो रहा है, जल्दी लिखित मॉडल पेपर भी आपके समक्ष आ जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हिंदी के पेपर 2 का भी मॉडल पेपर आपके समक्ष आ चुका है, आप इसको भी देख लीजिएगा। लोक साहित्य और लोक संस्कृति के लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इसमें बताया गया है। और वैसे हिंदी का 2 मॉडल पेपर हो चुका है। ज्योग्राफी का पेपर 2 का मॉडल पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, आपको इसके बारे में पढ़ना था, तो ये भी आपका हो चुका है। बाकी पेपर 1 के सभी लगभग मैंने करवा दिए हैं, तो उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से प्यार अपना बना रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।